Hello everyone, I am Swati and welcome to Industries Helping Hands. आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक और बहुत ही एक्साइटिंग सा प्रोजेक्ट और हर कोई इससे फेमिलियर है, दैट इज चंद्रयान 3। तो जैसा कि हमने इसका टाइटल भी रखा है चंद्रयान महाअभियान और ये महाप्रोजेक्ट इसलिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट को हम अलग अलग पार्ट्स में, टोटल 3 पार्ट्स में समझने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 में जो हम समझने वाले थे, जहां पे निशान भैया ने आपके पावर बीआई से रिलेटेड मून मिशन लैंडिंग एनालिसिस आपको समझाया, जिसका ये बहुत ही प्यारा सा डैशबोर्ड हमने क्रिएट किया पार्ट नंबर 1 पे। पार्ट नंबर 2 पे मैं इसी प्रोजेक्ट को चंद्रयान 3 से रिलेट करके आपको समझाने वाली हूँ कि कैसे हम लोग पाइथन का यूज करके चंद्रयान 3, जो कि हाल ही में अभी हम सब ने जिसके बारे में देखा है, हम सब ने जिसके बारे में सुना है, चंद्रयान 3 वन ऑफ द इंडियाज हिस्टोरिक मून मिशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे बाय यूजिंग पाइथन। तो अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं और आपको पाइथन आता है, तो पाइथन के थ्रू हम लोग कैसे चंद्रयान 3 जैसे मिशन को भी एनालाइज कर सकते हैं, ये हम लोग सीखने वाले हैं आज के इस प्रोजेक्ट के पार्ट नंबर 2 पे। और आपके लिए पार्ट नंबर 3 भी अवेलेबल है, जो कि मैटलैब का यूज करके कैसे डिजाइन कर सकते हैं रोवर को, कैसे सिमुलेशन कर सकते हैं, इस पार्ट को हम जानेंगे पार्ट नंबर 3 पे विया आशीष सर। तो हम तीनों ही मिलके आप लोगों के लिए लेके आए हैं चंद्रयान का ये महा प्रोजेक्ट, और जिसका पार्ट नंबर 2 आज आप लोग सीखने वाले हैं मेरे साथ। तो सबसे पहली बात कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें डेटा सेट कैसे मिलेगा और हमें ये डेटा सेट कहाँ से डाउनलोड करना होगा। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पूरा का पूरा पाइथन का जो सोर्स कोड होगा वो मुझे कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे आज की क्लास का मेजर प्रोजेक्ट हमारा। बेसिकली चंद्रयान 3 जो प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आप अपने रिज्यूमे में, अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है ये आपके लिए एक मेगा प्रोजेक्ट की तरह है, जहां पे एक एक एस्पेक्ट्स को हमने कवर किया है, चाहे फिर वो पावर बीआई हो, चाहे फिर वो पाइथन हो, या फिर चाहे फिर वो मैटलैब। तो डेटा एनालिस्ट जो बनना चाहते हैं वो खास तौर पर पावर बीआई और पाइथन के थ्रू इसका यूज कर सकते हैं। डेटा सेट कैसे आपको डाउनलोड करना है, इसके लिए बहुत ही आसान से तीन सिंपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये है कि सबसे पहले जाके फटाफट से इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो आप इंस्टॉल कर लीजिए। और ये जो पीडीएफ आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो इसे चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करने का जो लिंक है वो नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे स्टेप ये है, जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपको स्टेप्स पे प्रोसीड करना है। तो जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद लॉग इन करने के बाद आपको एनरोल करना होगा फ्री डेटा एनालिस्ट कोर्स में। जैसे ही इस फ्री डेटा एनालिस्ट कोर्स में आप एनरोल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको माय कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। इस माय कोर्सेज के ऑप्शन पे आपको जाना होगा। जैसे ही आप माय कोर्सेज के ऑप्शन में जाएंगे, उसके जस्ट तुरंत बाद आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जो डेटा सेट है वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल्स एंड डेटा सेट। तो वहां पे जाके आप मिशन मून प्रोजेक्ट नाम से आपको मिल जाएगा, डेटा सेट आप वहां से ले सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो ऐप में इसलिए अवेलेबल है डेटा सेट, क्योंकि कई बार ये डेटा सेट हम अपडेट भी करते हैं, तो आप तक फ्रेश जो है डेटा सेट वो पहुंच पाए, इसके रिगार्डिंग ये 3 सिंपल से स्टेप थे जो आपको परफॉर्म करना है डेटा सेट के लिए। जैसे आप वहां पे जाएंगे, आपको कुछ इस तरीके से पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर 2, इसका डेटा सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ऐप में, ये आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुका है, तो डेटा सेट भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये जो पाइथन में हम पूरा का पूरा कोड करेंगे जुपिटर नोटबुक पे, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो डेटा सेट, प्रोजेक्ट कोड, ये दोनों ही आपके लिए अवेलेबल है। बस 3 सिंपल से काम करने हैं, ऐप इंस्टॉल करना है, फ्री डेटा एनालिस्ट कोर्स में एनरोल करना है, वहां पे अवेलेबल है डेटा सेट, और डेटा सेट जाके आप लोगों को एक्सेस करना है। इसके साथ साथ अगर फिर भी डेटा सेट नहीं मिल रहा है, डेटा सेट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी आर जस्ट 1 व्हाट्सएप रीच अवे। तो डायरेक्टली आप ये जो नंबर देख रहे हैं 7880113112, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारी टीम से अपना डेटा सेट और सोर्स कोड मांग सकते हैं।
ताकि आप जो है किसी भी तरीके से पीछे ना हटें, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, क्योंकि इतना एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है कि आप इसे अपने रिज्यूमे और पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे आप लोगों को इंस्टॉलेशन करना है। और साथ ही साथ ये जो व्हाट्सएप नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी है, मेरी स्क्रीन पर जो दिख रहा है 7880113112, डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर ज्यादा प्रॉब्लम आए तो, सो दैट आवर टीम विल गाइड यू फॉर दिस। तो जरूरी बातें हमने सारी कर ली। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है और जॉब अपडेट्स के रिगार्डिंग ज्वाइन आप कर सकते हैं। बट जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात है ये प्रोजेक्ट की, दैट इज एवरीबडी हैज विटनेस्ड द सक्सेसफुल मिशन चंद्रयान 3। बहुत ही प्राउड मोमेंट था हमारे लिए, लेकिन प्राउड मोमेंट के साथ साथ हम इस चीज को अपनी फील्ड में, अगर हम एक डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहे हैं या एक डेटा एनालिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, तो कैसे इस सफलता को, अपने करियर की सफलता अपने डोमेन में, अपने डेटा एनालिस्ट के करियर में हम अपना सकते हैं, यही ऑब्जेक्टिव था। क्योंकि पढ़ना केवल काफी नहीं है, आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उससे अपने डोमेन को, डेटा एनालिस्ट को रिलेट करना भी जरूरी है। इसीलिए आप लोगों के लिए खास तौर पर इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से मैं लेकर आई हूं इस प्रोजेक्ट का पार्ट 2, जो कि हम करने वाले हैं पाइथन की मदद से। आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या कुछ डेटा सेट होगा, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देके समझाती हूँ कि एक्चुअल क्या कुछ चीजें हैं इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे करके हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को अनवील करेंगे। हम सोच सकते हैं इसरो की मेहनत, जो प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है, वही प्रोजेक्ट का रिज्यूमे में अगर हमारा कोई रिक्रूटर देखता है तो वो कितना बेहतर इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। सो वी आर हियर टू एनालाइज टू थिंग्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा मिशन मून हुआ था चंद्रयान 3 का, इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ने अपना रोल प्ले किया है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स जिसके बारे में सब जानते हैं। एक था हमारा लैंडर, जो कि और मून के सरफेस में जाके लैंड हुआ। उसके बाद ये जो हम एक बॉट की तरह, एक कुछ गाड़ी की तरह जो देख पा रहे हैं जिसका स्ट्रक्चर, दैट इज द रोवर, राइट। तो लैंडर और रोवर ये शायद सब जानते होंगे। तो इसका जो एनालिसिस है, ये जो डेटा हम ले रहे हैं, खास बात ये है कि ये डेटा हम डायरेक्ट इसरो के वेबसाइट से लेने वाले हैं। इसरो का रियल टाइम चंद्रयान 3 का डेटा लेके हम इस प्रोजेक्ट को एनालिसिस करके बनाने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इसमें खास तौर पर हम दो चीजों को एनालाइज करेंगे। कंपोनेंट का मास। अब ये कंपोनेंट का मास क्या है, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो लैंडर यूज हुआ है, राइट, इस लैंडर का अगर हमें एक चीज को ग्रेविटी के अगेंस्ट मून पे भेजना है और इस लैंडर को मून की सरफेस पे, उसकी सतह पे सेफ सॉफ्ट लैंडिंग करवाना एक बहुत बड़ा टास्क था, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उसके मास ने भी प्ले किया है कि कितना उसका वेट था। तो लैंडर का वेट, रोवर का वेट जो अभी मून के सरफेस पे ट्रैवल कर रहा है रोवर, साथ ही साथ जो प्रोपेलेंट हमने भेजा ऊपर, राइट, दैट इज द प्रोपेलेंट जो हमने ऊपर भेजा, उसका वेट। तो इन सारे के सारे कंपोनेंट्स की जो वेट है, इसको हम एनालिसिस करेंगे कंपोनेंट मास पे। दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट रहेगा एनालिसिस का, वो रहेगा पावर को लेके। पावर क्यों, और क्यों इतना ज्यादा जरूरी था ये पावर, तो एवरीथिंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग, पहला मास और दूसरा एनर्जी। तो जहां हम बात कर रहे हैं पावर की, वहां पे एनर्जी भी आपका सिमुलेटेड है। तो जैसे हमारा ये चंद्रयान का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, प्रॉपर वहां पे लैंडिंग हुई लैंडर की, रोवर की, तो इस तरीके से जो पावर लगा है वहां पे, और आगे चल के भी जो पावर का कंप्लीट एनालिसिस है कि एनर्जी कंजम्पशन का, ये हम लोग देखने वाले हैं आज के इस प्रोजेक्ट में। तो पाइथन की मदद से पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसमें दो एनालिसिस का मेन पॉइंट रहेगा, पहला मास और दूसरा पावर या फिर एनर्जी। तो मास और एनर्जी से रिलेटेड हमारा ये प्रोजेक्ट जो है होने वाला है। तो ये हमने बेसिक समझ लिए इस प्रोजेक्ट को लेके। अब डायरेक्टली हम लोग चलते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट सॉल्व होगा, डेटा सेट कहाँ मिलेगा। तो हम हमारे जुपिटर नोटबुक के ओर पहुंच चुके हैं और इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, जैसा मैंने बताया कि रियल टाइम चीजें हम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, तो डेटा भी जो हम ले रहे हैं डायरेक्ट इसरो के वेबसाइट से डेटा हम लेने वाले हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट, जिसपे हर किसी को प्राउड है आज की डेट में, डायरेक्टली हम इसरो की वेबसाइट में चलते हैं और यहाँ से डेटा लेने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप इसरो की वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करेंगे,
आपको सबसे पहले यहाँ पे जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चंद्रयान 3 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। और इसमें अगर स्पेशली हम सर्च करना चाहें अबाउट चंद्रयान 3 मिशन, सो हियर वी कैन गो एंड हियर वी कैन सर्च अबाउट इट। सो लेट मी जस्ट टाइप हियर इसरो चंद्रयान 3। तो ये हम एक बार टाइप करते हैं और डायरेक्टली हम इसरो के वेबसाइट पे ही चलते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ इसरो चंद्रयान 3। और जैसे ही हम इसकी वेबसाइट में आएंगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है बैक टू बैक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, लेट मी जस्ट शो यू हियर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक ब्रोशर नाम से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ब्रोशर जो है ये यहाँ पे अवेलेबल है। और इस ब्रोशर को मैं बस ओपन कर लेती हूँ पीडीएफ को। तो इस ब्रोशर को हम लोग एक बार ओपन करते हैं। ये इसरो की तरफ से, इसरो की ही वेबसाइट से हमने ये जो ब्रोशर है इसको अभी यहाँ पे ओपन किया है। जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर ओपन किया है इस ब्रोशर को, तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे के सारे मेजर स्पेसिफिकेशंस और जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि मेजर स्पेसिफिकेशंस ऑफ प्रोपल्शन मॉड्यूल, तो यहाँ पे हम सारा डेटा देख सकते हैं कि प्रोपेलेंट का मास कितना था, पावर जनरेशन कितना हुआ, राइट। ये चीजें हमने यहाँ पे देखी। तो चंद्रयान मिशन में 3 चीजें बेहद जरूरी थी। पहला था प्रोपेलेंट, दूसरा था हमारा लैंडर और तीसरा था रोवर। तो ये स्पेसिफिकेशंस हमने देखा प्रोपेलेंट को लेके, प्रोपल्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं, और भी यहाँ पे डेटा जो है वो अवेलेबल है, जो डेटा बेसिकली आपके लैंडर और रोवर का है। तो आप लोग यहाँ पे फोटो में भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। हम यहाँ देख सकते हैं लैंडर की फोटो दी हुई है जिसने लैंड किया मून के सरफेस पे, और ये रोवर जो उस पे घूम घूम के हमें बताएगा, वहां से डेटा बेसिकली भेजेगा मून से। तो यहाँ पे दोनों के स्पेसिफिकेशंस दिए हैं, लैंडर का स्पेसिफिकेशन का ये डेटा है और रोवर के स्पेसिफिकेशन का ये डेटा है। ये एक्चुअल रियल टाइम डेटा को लेते हुए हमने यहाँ पे डेटा सेट भी आपके लिए अवेलेबल है। तो भूलिएगा मत, जो स्टेप मैंने बताए हैं डेटा सेट जरूर एप्लीकेबल है आप लोगों के लिए, उसको ले लीजिएगा। फिर भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे हियर वी कैन सी वो सारा डेटा जो मैंने आपको दिखाया रियल टाइम डेटा, वही डेटा यहाँ पे अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ अ CSV फाइल। और इसी को लेके हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है हमारा करने वाले हैं। तो डेटा सेट आपके लिए अवेलेबल हो चुका है और हम चलते हैं डायरेक्टली हमारे जुपिटर नोटबुक की ओर। जुपिटर नोटबुक में ये जो आपका डेटा सेट है ये मैंने अपलोड करवा दिया है। ये वही डेटा है जो इसरो की वेबसाइट से लिया गया है। अब इसको अपलोड कर देने के बाद डेटा को, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें हम करने वाले हैं, मैं पहले आपको उसका एक ब्रीफिंग दिखाती हूँ कि क्या हम आज की क्लास में बनाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग समझेंगे कैसे चीजें हो रही है। तो यहाँ पे जो मेन चीजें, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बताती हूँ। इस तरीके से विजुअलाइजेशन के थ्रू हम लोग मास जो है लैंडर, रोवर और प्रोपेलेंट, इसका एनालिसिस निकालेंगे। साथ ही साथ जो पावर है, जो बैटरी कैपेसिटी थी लैंडर की, रोवर की, इसका एनालिसिस हम लोग निकालेंगे विजुअलाइजेशन करके बाय यूजिंग द बार ग्राफ। साथ ही साथ बार ग्राफ में प्लॉटली लाइब्रेरी कैसे यूज करना है, सीबॉन्ड का यूज कैसे करना है इस चंद्रयान के डेटा के लिए, चंद्रयान 3 के डेटा के लिए। मास का जो हमारा बजट रहेगा उसका हम यहाँ पे कैसे बजटिंग दिखाएंगे और कैसे उसको हम पाई चार्ट के थ्रू बनाएंगे। वैसे यहाँ पे पावर जो है, जो पावर कंजम्पशन हुआ है इस मिशन को लेके लैंडर रोवर का, उसके बजट को हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है बाय यूजिंग द लाइब्रेरीज। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस हम लोग आज के इस प्रोजेक्ट में बनाने वाले हैं और सब कुछ शुरू करेंगे एकदम बेसिक स्क्रैच से। तो जिसको बहुत ज्यादा अभी तक जिसने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं किए, अगर मैं ये पहला प्रोजेक्ट बनाऊंगा या बनाऊंगी तो मुझे समझ आएगा क्या, तो जवाब है हाँ, क्योंकि बहुत ही पेशेंस के साथ धीरे धीरे करके समझते हुए हम लोग इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हैं। तो अब क्या करने वाले हैं ये मैंने आपको दिखा दिया। अब इस बात को हम लोग शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो अभी हमारा जो मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, इस बात को थोड़ा सा समझने की अगर हम लोग कोशिश करें कि एक डेटा एनालिस्ट जो है, अगर इस चंद्रयान 3 के डेटा सेट में आप काम करना शुरू कर रहे हैं, इट्स चंद्रयान 3 डेटा सेट, एक डेटा एनालिस्ट की तरह, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है विजुअलाइजेशन। क्योंकि हम केवल नंबर्स नहीं देखना चाहते, हम विजुअलाइजेशन देखना चाहते हैं। क्योंकि नंबर्स देखने में, एक एक्सेल देखने में बहुत समय लग सकता है,
लेकिन जैसे ही मैं बार चार्ट, पाई ग्राफ दिखाती हूँ, सबको तुरंत समझ आ जाता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो विजुअलाइजेशन यहाँ पे यूज होगा। और जहां पे भी विजुअलाइजेशन की हम बात करते हैं, हमें पता है कि कुछ लाइब्रेरीज हैं जो अपनी मेन रोल निभाने यहाँ आ जाती हैं, और वो लाइब्रेरीज जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं आज के प्रोजेक्ट के लिए, पहली लाइब्रेरी होगी हमारी numpy। numpy क्यों? तो numpy इसलिए क्योंकि हमें एरेज के साथ डील करना होता है, तो numpy लाइब्रेरीज का हम यूज करते हैं। अगर numpy नहीं पढ़ा है तो पाइथन की 30 डेज सीरीज मैंने आप लोगों के लिए इसलिए डाली है कि सारे बेसिक्स हम लोग वहां पे कवर कर पाए, सारे लाइब्रेरीज हमने वहां कवर किए, तो वो भी एक बार आप देख सकते हैं। सेकेंड लाइब्रेरी हम यूज करने वाले हैं पांडास। तो जो पांडास होगा यहाँ पे डेटा क्लीनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, पांडास का इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ। थर्ड लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी कि बार ग्राफ, पाई चार्ट बनाएंगे इस प्रोजेक्ट में, और जब भी हमें विजुअलाइजेशन करना होता है मैटप्लॉटलिब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ बहुत ही लेटेस्ट लाइब्रेरी प्लॉटली का यूज करेंगे, ताकि और बेहतर तरीके से और ज्यादा डिटेलिंग के साथ हम हमारे पैराग्राफ्स, पाई चार्ट्स को बना पाए आज के इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये चारों लाइब्रेरीज हमें यूज करनी है। डेटा सेट हमने अपलोड कर लिया है, अब शुरू करते हैं प्रोजेक्ट। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को हम लोग हेडिंग देते हैं। इस प्रोजेक्ट का बेसिकली हेडिंग है चंद्रयान 3 एंड चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिसिस का यूज करके हम इसको बना रहे हैं। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सेल और बाकी चीजों तक सीमित नहीं है। एक डेटा एनालिस्ट जो है वो हर किसी को एनालाइज कर सकता है, चाहे फिर वो रोड में चलती गाड़ियां हो या फिर चंद्रयान तक पहुंचा हो, चांद तक पहुंचा हुआ चंद्रयान हो। तो प्रोजेक्ट नंबर 3 में सबसे पहले जैसा मैंने बताया लाइब्रेरीज हमें यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, तो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं। और सीबॉर्न प्लॉटली को हमने यहाँ पे जो यूज किया है, सीबॉर्न लाइब्रेरी का भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। और मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है इसको मैंने प्लॉटली मतलब पाईप्लॉट के साथ में यहाँ पे इंपोर्ट किया है। तो मैटप्लॉटलिब.pyplot SPLT, या फिर आप लोग चाहे कुछ लोग प्लॉटली का यूज करना तो वो भी कर सकते हैं, बट बेसिकली मैंने यहाँ 4 लाइब्रेरीज यूज की है, numpy, pandas, seaborn एंड मैटप्लॉटलिब। तो ये जो चारों लाइब्रेरीज हैं इसको सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं पहले स्टेप में। ये हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब सबसे पहले ये जो डेटा सेट है इसको मुझे यहाँ पे लेके आना है। तो डेटा सेट जब भी हम यहाँ पे लेके आएंगे तो इसके लिए ये जो यूज करते हैं दैट इज हम यहाँ लिख लेते हैं pd.read_csv, और यहाँ पे जो हमारी CSV फाइल हमने बनाई है इसका नाम है propulsion_module.csv फाइल। तो इस CSV फाइल को हम लोग यहाँ रीड कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने ये फाइल को रीड किया तो इसके अंदर टोटल 32 डेटा जो है वो अवेलेबल है। और यहाँ जो डेटा अगर हम लोग देखें तो कुछ चीजें जो है ये डेटा क्लीन नहीं है। इस डेटा में कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है वो लाइक प्रॉपर नहीं है, तो उसको सबसे पहले हम लोग ठीक करेंगे, डेटा को सही तरीके से अरेंज करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे विजुअलाइजेशन की ओर। क्योंकि एक डेटा एनालिस्ट का मेन काम तो यही होता है कि डेटा को पहले सही ऑर्गेनाइज तरीके से वो रख पाए। तो अब हम लोग डेटा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रोपल्शन सिस्टम्स, और यही डेटा मैं डायरेक्टली आपको यहाँ दिखाते भी जाती हूँ जो इसरो की वेबसाइट से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो लास्ट पहला जो है वो ल्यूनार पोलर ऑर्बिट से चालू हुआ है। लेट मी शो यू गाइस हियर। ये देख रहे हैं ल्यूनार पोलर ऑर्बिट, और 10th नंबर का डेटा है प्रोपल्शन सिस्टम, राइट। अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे और देखते हैं। तो ठीक है, ल्यूनार पोलर ऑर्बिट से चालू हो रहा है और प्रोपल्शन सिस्टम। इसके बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो 10th नंबर का रो है यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया है, तो इसको हमें पहले ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 10 तक जो डेटा है हमारे पास ये है डेटा प्रोपेलेंट का, प्रोपल्शन के लिए, ठीक है। इसके बाद 1 से 10 के बाद जो डेटा है यहाँ पे, ये अगर हम देखें, लेट मी शो यू, ये सारी की चीजें जो अनडिफाइंड लिखी है इनको हम हटाएंगे, ये चीजें हमारे काम की नहीं है। नेक्स्ट जो था हमारा मेन काम का डेटा वो था लैंडर का डेटा, राइट। तो हम लोग यहाँ देख पाएंगे लैंडर का डेटा शुरू हो रहा है मिशन लाइफ से लेके लैंडिंग साइट तक। तो चलते हैं हम लोग यहाँ और देखते हैं कि ये डेटा कहाँ है। तो ये देख सकते हैं मिशन लाइफ से डेटा चालू हो रहा है कहाँ तक, लैंडिंग साइट तक, राइट। तो मिशन लाइफ से लैंडिंग साइट, तो ये जो डेटा है ये डेटा है हमारे पास लैंडर का। और इस लैंडर के डेटा के बाद हम लोग फिर से देख रहे हैं अनडिफाइंड है,
तो जो मैं ब्लू कलर से अनडिफाइंड यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये डेटा हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये अननेसेसरी डेटा है यहाँ पे, राइट। इसको हमें क्लीन करना पड़ेगा, जिसके लिए पांडास का यूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 26 किलो जो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, वो डेटा है हमारे पास रोवर का, जो कि अभी मून के सरफेस पे लाइक इट इज जस्ट ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रोवर का डेटा, तो ये देख सकते हैं रोवर का डेटा। तो अब क्या करना है, ये आप समझ चुके हैं, 3 डेटा है इसके अंदर, प्रोपेलेंट का डेटा है, लैंडर का डेटा है और रोवर का डेटा है। लेकिन बहुत सारा हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि कुछ कुछ ऐसा डेटा है जो कि अननेसेसरी है, तो उसको हमको क्लीन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसी में काम करने वाले हम लोग। तो अब क्या करना चाहती हूँ मैं, अब मैं ये जो डेटा है ना, इसको मैं 3 तरीके से 3 भागों में 3 पार्ट्स में बना लेती हूँ। क्या 3 पार्ट्स बनाना चाहते हैं हम लोग? वैसे ही जैसा मैंने बताया, पहला प्रोपल्शन के लिए, दूसरा लैंडर के लिए और तीसरा रोवर के लिए, ठीक है। तो इस पूरे बड़े से डेटा को ऐसे 3 पार्ट्स में अलग अलग बनाते हैं ताकि हमें बेहतर समझ में आए। तो सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं किसके लिए? प्रोपेलेंट के लिए। तो प्रोपेलेंट के लिए डेटा बनाना शुरू करते हैं और इसको सबसे पहले ये जो हमने डेटा है ना, इसको स्टोर करवा देते हैं एक वेरिएबल में। मान लो वेरिएबल का नाम है df। अभी मैं df को यहाँ पे कॉल करती हूँ, तो df.head में कॉल करती हूँ, तो ये डेटा आ चुका है। अब मैंने बताया कि सबसे पहले हमें यहाँ पे जो डेटा बनाना है वो किसके लिए बनाना है, तो ये डेटा हम लोग बनाना चाहते हैं प्रोपल्शन के लिए, प्रोपेलेंट के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका नोट्स अवेलेबल, आराम से देख लेना। अभी मैंने यहाँ पे जो चीजें लिखी है आपके लिए, तो 1 से लेके जो 10 तक है हमारे पास कॉलम, यहाँ पे हेड हटा देते हैं, अगर df को ही कॉल करते हैं, तो 1 से लेके यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ से लेके ये ल्यूनार पोलर ऑर्बिट से लेके प्रोपल्शन सिस्टम तक, 1 से लेके या फिर 0 अगर इसको भी काउंट कर लें, तो 0 से लेके 9 तक जो डेटा है ये प्रोपेलेंट का डेटा है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास 2 चीजें दी हुई है। पहली चीजें यहाँ पे जो हमारे पास दी है वो है पैरामीटर नाम का एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है स्पेसिफिकेशंस नाम का। यही 2 कॉलम रहेंगे और इनमें से ये जो टॉप 10 वाला जो चीज है जो कि हमारे प्रोपल्शन के लिए काम आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ, मैंने यहाँ पे एक बनाया वेरिएबल जिसका नाम है डेटा, और इसके अंदर मैं जो है पास जो करवा रही हूँ, बेसिकली ये एक डिक्शनरी हम लोग यहाँ पे पास करवा रहे हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर की का नाम है पैरामीटर और दूसरे का यहाँ पे नाम है स्पेसिफिकेशंस। इसके अंदर एक यहाँ पे लिस्ट, ये आप देख भी पा रहे हैं कि एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर सारे के सारे पैरामीटर का नाम है, जैसे कि मास कितना था प्रोपेलेंट का, प्रोपेलेंट मास, टोटल पीएम मास, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, तो ये सारा का सारा पैरामीटर है। और उस पैरामीटर के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे हम देख पा रहे हैं कि लूनार पोलर ऑर्बिट जो है वो 170 क्रॉस 36500 किलोमीटर है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डेटा नाम का एक हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं वेरिएबल, इसके अंदर एक डिक्शनरी बना रहे हैं। डिक्शनरी में एक यहाँ पे की है पैरामीटर नाम की, दूसरी की है स्पेसिफिकेशन नाम की। पैरामीटर नाम की के अंदर जो हम सारे पैरामीटर्स यहाँ दिए हैं वो हमने डाल दिए, और स्पेसिफिकेशंस नाम की के अंदर जो यहाँ पे दिए हैं स्पेसिफिकेशन की जो वैल्यूज है ये हमने यहाँ पे डाल दिया। तो इसको हम लोग एक बार रन कर लेते हैं कि जो डिक्शनरी हमने यहाँ पे बनाई है, इसको हमने यहाँ पे जैसे ही रन किया, अब इसको मैं क्या करना चाहती हूँ, तो इसको मैं ये जो df नाम का हमारा डेटा फ्रेम था, इसी में मैं क्या कर रही हूँ, ये जो डेटा नाम की डिक्शनरी बना रही हूँ उसमें मैं पास करवा रही हूँ। अब df को कॉल करते हैं, तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास डेटा आया है, तो ये जो डेटा आया है हमारे पास, ये डेटा जो कहलाएगा ये प्रोपल्शन का डेटा है। मैंने कहा था 0 से 9 तक हमारे पास पैरामीटर्स रहेंगे, तो वही 0 से 9 तक के पैरामीटर्स को हमने यहाँ पे लिया है, राइट। सो दिस इज अबाउट इट। अब हमें दूसरा एक और बनाना है, प्रोपल्शन वाला काम तो हमने कर लिया 0 से लेके 9 तक। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो 0 से 9 के बाद में यहाँ पे कुछ अनडिफाइंड लिखा हुआ था, तो ये चीजों को हमको हटाना है। और जो पैरामीटर था हमारे पास लैंडर का, ये जो पैरामीटर लैंडर का है, इस लैंडर के पैरामीटर को हमको क्या करना है, कंसिडर करके एक डेटा बनाना है। तो अब बनाने जा रहे हैं लैंडर का डेटा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले फिर से एक डिक्शनरी बनाएंगे और इस डिक्शनरी के अंदर वही चीजें लिखेंगे जो लैंडर के अंदर की चीजें हैं।
तो ये मैंने एक डिक्शनरी बनाया और इस डिक्शनरी के अंदर फिर से वही काम कर रहे हैं, पैरामीटर नाम से की बना रहे हैं, दूसरी की का नाम है स्पेसिफिकेशन और इसके अंदर लिस्ट लगा दे रहे हैं और इस लिस्ट के अंदर सारे के सारे पैरामीटर्स का नाम लिखते जा रहे हैं। क्रॉस चेक करना हो तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये इसरो की वेबसाइट का जो है, यहाँ से मिशन लाइफ, मास, पावर, पेलोड, डायमेंशन, कम्युनिकेशन, लैंडिंग साइट, ये है लैंडर का डेटा। चेकआउट कर लेते हैं। यही चीजें हमने यहाँ लिखी है कि अपने डेटा सेट में, तो जी हाँ यही चीजें हमने लिखी है अपने डेटा सेट में। और जो स्पेसिफिकेशन था वो भी देख लेते हैं। तो स्पेसिफिकेशन भी एज इट इज है, 14 दिन, देन 17498 मास और ये पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन। यही स्पेसिफिकेशन जो है हमारे इस डेटा सेट में हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये बना दी हमने डिक्शनरी और जैसा हमने पहले काम किया था कि इसको हम पास कर दे रहे हैं एक डेटा फ्रेम के अंदर, तो इसको भी पास कर देंगे डेटा फ्रेम के अंदर। और ये जो मैं डेटा फ्रेम बना रही हूँ ये किसके लिए बना रही हूँ, प्रोपल्शन का डेटा फ्रेम बना चुके, अभी बना रहे हैं लैंडर का। तो इसलिए मैंने इस वेरिएबल का जो नाम रखा, इसका नाम रखा लैंडर अंडरस्कोर डीएफ। रन कर लेते हैं और कॉल कर लेते हैं एक बार इस लैंडर डीएफ वाले वेरिएबल को जो हमने बनाया है जस्ट अभी यहाँ, इसके डेटा फ्रेम को। ऑलराइट, तो ये जो डेटा है ये आ गया हमारे पास किसका, लैंडर का डेटा। अब बची बारी रोवर के डेटा की, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। रोवर के डेटा को हम लोग यहाँ देखते हैं। अब रोवर के डेटा के लिए क्या करना होगा, तो रोवर के डेटा के लिए भी हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा एक डिक्शनरी बनाएंगे और इस डिक्शनरी में पैरामीटर्स नाम से एक की बनाया, स्पेसिफिकेशन नाम से की बनाया और इसके अंदर वैल्यूज को लिस्ट के फॉर्मेट में, यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, लिस्ट के फॉर्मेट में पास कर रहे हैं। तो इस लिस्ट के अंदर जो चीजें थी, मिशन लाइफ, मास, पावर, चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पे इस मेन इसरो वेबसाइट से। तो मिशन, पावर, पेलोड, डायमेंशन, कम्युनिकेशन और इसके स्पेसिफिकेशन को देखें तो 26 किलो का हमारा रोवर था, पावर जो था 50 वॉट का था, पेलोड 2 है, डायमेंशंस दिया हुआ है और कम्युनिकेशन के लिए है यहाँ पे लैंडर, कि जो रोवर उतर गया है, जो गाड़ी की तरह मून के सरफेस पे ट्रैवल कर रहा है, उसके साथ कम्युनिकेशन के लिए है वहां पे जो मून के सरफेस पे स्टैब्लिश है अभी लैंडर, राइट। तो यहाँ पे हमने डिक्शनरी बना ली और यही चीजें हम देख पा रहे हैं। मिशन लाइफ सारे पैरामीटर्स हैं, 26 किलो का था, 50 वॉट का था, कम्युनिकेशन के लिए लैंडर, ये हमने बना लिया एक डेटा फ्रेम। तो इसको हम लोग सबसे पहले रन करते हैं। इसको हमने रन कर लिया। अब इसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने एक लैंडर के लिए बनाया है उसी तरीके से यहाँ पे एक मैं डेटा फ्रेम बना रही हूँ रोवर के लिए और इसका नाम हमने रखा रोवर अंडरस्कोर डीएफ। अब ये जो रोवर है इसको एक बार हम लोग कॉल करके देखते हैं। सो लेट मी टाइप हियर रोवर अंडरस्कोर डीएफ और यहाँ पे ये पूरा का पूरा पैरामीटर हमारे पास आ चुका। तो जो पहला टास्क हमने खुद के लिए सेट किया था वो हम कर चुके हैं कि प्रोपेलेंट के लिए अलग से यहाँ पे बनाना था, बना लिया डेटा फ्रेम। लैंडर के लिए अलग से बनाना था, वो भी हो गया और रोवर के लिए भी अलग से हो गया, राइट। तो इतना पार्ट हम लोग डन कर चुके हैं। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे सबसे पहले ये देख पा रहे हैं हम लोग कि ये है हमारा रोवर के लिए, राइट। ये वाला डेटा फ्रेम जो ऊपर में जस्ट बनाया है ये था लैंडर के लिए और इसके पहले जो सबसे पहला बनाया था वो था प्रोपेलेंट के लिए, राइट। तो अभी मैं जो आपको समझाने जा रही हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से आराम से समझिएगा, जरूरी पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये तो बना लिए पैरामीटर और स्पेसिफिकेशन नाम से एक डेटा फ्रेम बना लिया। अब इस डेटा फ्रेम में जब मैं स्पेसिफिकेशन पे जा रही हूँ तो यहाँ पे देखो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है स्ट्रिंग्स की तरह, ल्यूनार पोलर ऑर्बिट, और उसमें कुछ नंबर भी है। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे लिखा है कैरिंग लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर अप टू, और फिर नंबर है 100x100। तो हर बार क्या है, कहीं कहीं पे केवल नंबर्स हैं। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं यहाँ स्पेसिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पे एक और कॉलम चाहती हूँ, लेकिन इस कॉलम में क्या हो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है 170, तो मैं 170 यहाँ लिखना चाहती हूँ। इसमें फर्स्ट नंबर क्या है 100, तो मैं नंबर्स को अलग करके यहाँ निकालना चाहती हूँ। यहाँ पे है 1 तो यहाँ आ जाए 1, यहाँ पे है 448.62 तो नंबर्स अलग हो जाए, यहाँ पे 1696.39 है वो आ जाए। तो ये वाला जो कॉलम है इसको हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं।
अब सवाल ये आता है कि मैम ये वाला जो पर्टिकुलर कॉलम है आपका, तो यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, तो जहां पे कोई नंबर नहीं होगा वहां पे हम लिख देंगे NaN, राइट। तो अब ये है हमारा दूसरा टास्क। अब इस दूसरे टास्क को करने के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कैसे इस चीज को हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। तो इस दूसरे टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, ये क्या नई कहानी आ गई रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को सबसे पहले मैं आपको बहुत ही आराम से समझाती हूँ कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल को, इंपोर्ट RE। अब ये RE क्या होता है, तो ये RE कहलाता है रेगुलर एक्सप्रेशन। लेकिन इतना बड़ा कोड जो है ये लिखा हुआ है, ये तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं, ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है ये समझ में आया नहीं। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट करने के लिए जरूरी है छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना। तो मैं आपको एक फ्रेश यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, पाइथन की एक नई फाइल हम लोग बनाते हैं ताकि हर चीज हमें ढंग से क्लियर हो पाए। ठीक है, ये ओपन हो चुकी है। अब इसमें क्या हो रहा है, मैं सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर रही हूँ RE को। RE क्या होता है, तो RE जो एक मॉड्यूल आपका होता है जिसको कहते हैं रेगुलर, R मतलब रेगुलर और E मतलब एक्सप्रेशन। क्या हो रहा है थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो समझ आ जाएगा, 5 मिनट बस आराम से सुनिएगा। इस लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैं आपको अगर एक विकिपीडिया खोल के दिखाऊं, मान लो डेटा नाम से मैं इसका विकिपीडिया ओपन कर रही हूँ, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसको हमने क्या किया, इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे ओके, ये हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे एक टेक्स्ट है, राइट। ये जो मैं ब्लू कलर से यहाँ पे कर रही हूँ, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब ये जो चीज है ये मेरे पास है, ये यहाँ पे क्या, टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट में यहाँ पे जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये टेक्स्ट, इसमें मेरे को कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि फाइंड आउट करना है। इस काम के लिए कोई पैटर्न है, राइट, उस पैटर्न को मेरे को इस टेक्स्ट से निकालना है, उसके लिए काम आती है रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी। तो हमने ये कर लिया। अब इसके बाद में दो चीजें होती है, एक होता है पैटर्न। तो जैसे मान लो अभी के लिए पैटर्न में मैंने यहाँ पे सिर्फ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के छोड़ दिया, और पैटर्न के साथ दूसरी चीज यहाँ पे होती है हमारे पास टेक्स्ट। तो यहाँ पे ये जो चंद्रयान वाला डेटा था ये मैं डाल रही हूँ, और मैंने आपको पाइथन पढ़ाते टाइम समझाया था कि 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमास जो है वो क्यों यूज करते हैं, तो देख लीजिएगा एक बार। और साथ ही साथ ये जो है इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख लेती हूँ, राइट। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट में मैं देख रही हूँ, मान लो यहाँ पे एक वर्ड है फॉर्मली, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसे यहाँ पे कितने वर्ड हैं जो कि बेसिकली जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। जैसे मान लो फॉर्मली का यहाँ पे ये जो एफ है ये मान लो हमारे पास कैपिटल है और लिखा हुआ है फॉर्मली, ठीक है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे हम एक वर्ड और लिख देते हैं नॉर्मली, ठीक है। एक और वर्ड लिख देते हैं मान लो फॉर्मली, और एक और वर्ड मैं बस रैंडम वर्ड्स लिख रही हूँ, इनका कुछ ज्यादा मीनिंग नहीं होता, नॉर्मली, राइट। तो हर किसी में क्या चीज कॉमन है, केवल यहाँ पे F बदला है, यहाँ N बदला है, यहाँ P बदला है और यहाँ D बदला है। बाकी का जो ऑर्मली वर्ड है, राइट, वो सेम एज इट इज सबके लिए यहाँ पे देखो ऑर्मली है। तो ऐसा वर्ड निकालिए जिसमें आपका फर्स्ट लेटर बस चेंज हो रहा हो, बाकी ये जो आपका की वर्ड है ऑर्मली ये सब में सेम। तो ऐसे जब सिचुएशंस आते हैं हमारे पास, तब हम लोग यूज करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो अभी हम लोग यहाँ पे जैसे मान लो मैं डाल देती हूँ और कुछ वर्ड, जैसे मान लो मैंने फॉर्मली डाल दिया, कहीं बीच में मान लो मैंने डाल दिया नॉर्मली, राइट, कहीं पे मान लो और एक जगह मैंने मान लो डाल दिया फॉर्मली। ऐसे कोई वर्ड होता नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए। और मान लो यहाँ पे एक और वर्ड डाल दिया जैसे डॉर्मेली, राइट, ऑलराइट, तो ये हमने डाल दिया। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया हमारे पास टेक्स्ट वाला पार्ट। अब इस टेक्स्ट में से मुझे पैटर्न ढूंढना है जिसमें केवल पहला लेटर जो है वो बदल रहा है, बाकी की चीजें सेम है। तो अब जब हम पैटर्न ढूंढना चालू करेंगे, इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है, जो एक्सप्रेशन की तरह चीजें लिखते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे लगाया मैंने क्या, लाइक स्क्वायर ब्रैकेट, कैपिटल चाहिए पहला वर्ड आपको, पहला लेटर, तो ए से जेड हमने लिख दिया कैपिटल, कि ए से जेड के बीच कोई भी यहाँ पे क्यों ना हो, राइट।
उसके बाद हमारा जो रूट वर्ड है वो है फॉर्मली। तो ये हमने यहाँ पे इतनी बात तो हमने लिख दी कि आपको इस टेक्स्ट में से ये वाला जो पैटर्न है इसके बारे में क्या करना है, ढूंढना है, फाइंड करना है, राइट। और जब फाइंड की बात आती है तो हम यहाँ पे लगाते हैं मैच नाम से मैंने एक वेरिएबल लगाया, और फाइंड करना है इसलिए फाइंड ऑल लगाया, पैटर्न डॉट कॉमा टेक्स्ट लिखा। अब मैच नाम की इस वेरिएबल को मैं यहाँ कॉल करती हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो कॉल किया, फॉर्मली था, ठीक है, ओके, डॉर्नैमली यहाँ पे हो गया, स्पेलिंग गलत है इसलिए इसको ले नहीं पाया, और नॉर्मली होता है तो हम यहाँ पे नॉर्मली कर देते हैं इसको, स्पेलिंग गलत थी, और फॉर्मली इसको रन करते हैं। ऑलराइट, तो अब ये सारी चीजें आ गई है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि जितने ऐसे पैटर्न थे जहां पे आगे वाला जो वर्ड था वो ए से जेड के बीच कैपिटल में कुछ भी हो सकता था, और बाकी की चीजें जो थी वो फॉर्मली होना चाहिए था, तो इसने ढूंढा इस पैटर्न को, इस टेक्स्ट में उसने ढूंढा, तो उसको वर्ड्स मिल गए नॉर्मली, नॉर्मली, फॉर्मली एंड फॉर्मली, राइट। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं सारे वर्ड्स को इसने ढूंढ के हमें बता दिया। तो ये कुछ काम होता है रेगुलर एक्सप्रेशन का। रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए एक वेबसाइट है रेगेक्सआर नाम से। यहाँ पे जाके इस वेबसाइट का यूज करके भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे ना तो यहाँ पे देखो एक चीट शीट नाम से आपको मिल जाता है रेगेक्स की वेबसाइट में। इस चीट शीट को जैसे ही ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, राइट। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग कोई डिजिट लिखते हैं, जैसे मान लो ये जो मेरा डेटा सेट है चंद्रयान मिशन वाला, इसी का डेटा सेट में जाती हूँ, और जैसे मान लो यहाँ पे ये वाली लाइन है, राइट। इस लाइन में हम लोग देख सकते हैं, जैसे हियर वी कैन सी, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है 149.86 kg इंक्लूडिंग रोवर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट्स से मान लो इसको मैं क्या कर रही हूँ, मान लो कॉपी किया मैंने, इस रेगेक्स की वेबसाइट में गई मैं। अब मुझे क्या करना है, डिजिट्स चाहिए, ठीक है। तो मैं ये ए से जेड जो है, जब भी हम लोग ब्रैकेट लिखते हैं तो एक्सप्रेशन बनना चालू हो जाता है, पैरेंथेसिस वाले नॉर्मल ब्रैकेट। अभी मेरे को डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर जाके तो स्लैश डी जब हम लोग लिखते हैं, यहाँ हियर यू कैन सी, जहां पे मैं चीट कोड में दिखा रही हूँ, यहाँ स्लैश डी जहां लिखते हैं मतलब होता है डिजिट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊं स्लैश करके, यहाँ पे फ्रंट स्लैश करके डी लिखूं, तो आप देखिए इस पूरे के पूरे टेक्स्ट में वो क्या दिखाने लग गया मुझे, यहाँ पे देखो ब्लू कलर से दिख रहा है, डिजिट्स को वो हाईलाइट करने लग गया। तो यहाँ पे चीट कोड की हेल्प ले सकते हैं, और यही जो रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारा, आते हैं जो हमारा मिशन स्टेटमेंट था कि हम बनाना क्या चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ये बनाना चाहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके एक और नया कॉलम, और इस कॉलम में सारे जो डिजिट्स हैं, जैसे पहला डिजिट है 170 तो वो आ जाए, पहला डिजिट है 100 वो आ जाए, राइट। यहाँ पे 1 है तो वो आ जाए, 448 है तो वो आ जाए, राइट। ये हम लोग एक अलग से कॉलम पे, कहने का मतलब ये कि यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से खींच के निकालना चाहते हैं डिजिट्स को पहले वाले। इसी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे बनाया इसका, ये आप लोगों को मिल जाएगा नोट्स में, ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बनाया। और इसी एक्सप्रेशन को, दो तरीके के एक्सप्रेशन हमने बनाए यहाँ पे। सबसे पहले हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना दिया, एक्सट्रैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू करके। यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने इसलिए यहाँ पे बनाया है क्योंकि मुझे यहाँ पे तीन चीजों पे काम करना है, एक प्रोपेलेंट का डेटा, एक रोवर का डेटा और एक लैंडर का डेटा। तो मैंने ये फंक्शन इसलिए बना लिया कि जब मेरे को ये फंक्शन की जरूरत प्रोपेलेंट की हो मैं तब कॉल कर लूं, रोवर के लिए चाहिए ये फंक्शन तब कॉल कर लूं, लैंडर के लिए चाहिए तो लैंडर के लिए कॉल कर लूं। इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक फंक्शन को बना के रख दिया। इसके अंदर जो मैंने बताया पैटर्न बनाने का तरीका, हमने दो पैटर्न्स बनाए हैं, न्यूमेरिक पैटर्न और कस्टम पैटर्न। इन दोनों को मिला के हमने वेरिएबल बना लिया कंबाइंड पैटर्न इन दोनों वेरिएबल्स के लिए। और जैसे मैंने बताया फाइंड ऑल, तो फाइंड ऑल हमने यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे अगर मैच हो रहा है तो हम यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं क्या, नल, राइट। तो इसको हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। आरई हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब यही जो सारी चीजें हैं मैं इसको अप्लाई करना चाहती हूँ सबसे पहले प्रोपेलेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेटा फ्रेम डीएफ न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को, और स्पेसिफिकेशंस जो है, ये जो कॉलम है देखो कहाँ पे डेटा मिलेगा, तो ये जो डेटा मेरे को मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, स्पेसिफिकेशन वाले कॉलम पे मिलेगा, राइट।
तो ये मैंने वही चीज यहाँ पे लिखी है, स्पेसिफिकेशंस। ये हियर यू कैन सी। तो इस स्पेसिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, जो पैटर्न बना के रखा है इस फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं। तो डॉट अप्लाई लिखा और इस फंक्शन का नाम को लिख दिया हमने। यहाँ रन कर लेते हैं इस कोड को। यहाँ पे अभी इसको रन करने के बाद हम लोग यहाँ पे df जो है इसको कॉल करते हैं। जैसे df को कॉल किया तो अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो हमारा मिशन था कि अलग से मुझे यहाँ पे बनाना है न्यूमेरिकल वैल्यू को, तो ये हमने बना लिया एक कॉलम न्यूमेरिकल वैल्यू के नाम से। और यहाँ पे सारी चीजें देखो 170, 100, -3, 448, ये हर एक यहाँ पे जो डेटा था ये हमारा आ चुका है। और जिस कॉलम पे कोई भी नंबर्स नहीं थे वहां पे NaN लिख के आ चुका है। प्रोपेलेंट के लिए कर लिया ये काम, वी आर डन विद दिस। आगे बढ़ते हैं और यही काम जो है इसको रिपीट करना है किसके लिए, लैंडर के लिए। तो मैंने कहा था कि ये फंक्शन मैंने इसलिए बना के रखी हूँ कि जब प्रोपेलेंट के लिए जरूरत हुई तो प्रोपेलेंट के लिए अप्लाई कर दिया। अभी मेरे को जरूरत है लैंडर के लिए, तो एक नया कॉलम बना रहे हैं लैंडर वैल्यू नाम से, और स्पेसिफिकेशंस में ये जो फंक्शन बना के रखे हैं इसको अप्लाई कर दिया। चलो अप्लाई करके देखते हैं। सो हियर वी हैव अप्लाइड, और यहाँ पे जो लैंडर TF वाला आपका डेटा है, लैंडर का जो डेटा फ्रेम है इसको कॉल कर देते हैं। तो ये देखिए लैंडर के लिए बन के आ चुका है। सेम चीज अब किसके लिए करनी है, रोवर के लिए। तो रोवर के लिए भी सेम चीज को हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो रोवर के लिए भी हमने यहाँ पे जो सेम चीज थी अप्लाई किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे देख सकते हैं रोवर के लिए। तो ये काम हमारा डन हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे बात आती है थोड़े से मैथमेटिक्स को समझने की। जहां बात आती है मैथ्स की, तो बात मैथ्स की जहां आ गई वहां पे इंपोर्ट कर लिया हमने ये मैथ्स नाम की लाइब्रेरी को। जैसे ही हमने यहाँ पे मैथ्स नाम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, हम यहाँ पे कुछ चीजें देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे निकालना क्या है, राइट। तो हमें जो निकालना है यहाँ पे मास निकालना है, जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था कि आपको इसका मास कैलकुलेट करना है। तो मास के एनालिसिस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मास तीन चीज का होगा, किस किस का, प्रोपेलेंट का, लैंडर का और रोवर का। तो पहले मैथ्स का फॉर्मूला लगा लिए। रोवर का मास 26 किलो था, ये लिख लिया। लैंडर का मास जो था वो 1750 किलो के आसपास था। टोटल मास जब हमको निकालना है तो लैंडर और रोवर दोनों का मास को प्लस कर दिया, और यहाँ पे दो टर्म्स हैं, डेल्टा वी रिक्वायर्ड एंड ISP लैंडर इंजन। तो ये जो टर्म्स हैं ये हमने ले लिए यहाँ पे। अब साथ ही हमने यहाँ पे एक मैथ्स का फॉर्मूला लगाया है इस मास को कैलकुलेट करने के लिए। ये जो फॉर्मूला होता है ये प्रोपेलेंट के मास को कैलकुलेट करने के लिए होता है। यही फॉर्मूला हमने उठा के यहाँ पे यूज किया है और इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ठीक इसी तरीके से लास्ट में हमने राउंड फंक्शन लगा के इसको राउंड ऑफ भी कर दिया है 2 डिजिट से। इसी तरीके से अभी ये तो हो गया कैलकुलेशन किसका, मास के लिए। हमने प्रोजेक्ट की शुरुआत में देखा था कि इसमें हमको पावर भी निकालना है, बैटरी कैपेसिटी। इसके लिए यहाँ पे रोवर का पावर रिक्वायरमेंट 50 दिया है और लैंडर का बैटरी कैपेसिटी 2000 दिया है, राइट। तो ये जो डेटा है हमारे पास, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप डेटा, जैसे पावर यहाँ पे 50 वॉट मिल गया, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे देखो इसका डिमेंशंस जो है वो 2000 मिल गया। तो यही डेटा हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं और मैथ्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जो बैटरी का यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, रोवर का जो ऑपरेटिंग टाइम अवर है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए बैटरी का, लैंडर की जो बैटरी है उसका कैपेसिटी को डिवाइड करते हैं रोवर की पावर रिक्वायरमेंट से। यही ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है। इसके बाद कुछ नहीं किया हमने, सारी चीजों को बस यहाँ पे जो लिखा है इसी चीज को हमने यहाँ पे बस प्रिंट करवाया है। और प्रिंट हमने क्या क्या करवाया है, यही कि मास का बजट क्या था, लैंडर का मास, रोवर का मास और प्रोपेलेंट कितना इसमें खर्च हुआ है, प्रोपेलेंट का मास रिक्वायर्ड कितना था। ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लिए पावर की बजट को, कि रोवर का रिक्वायरमेंट था पावर का 50 वॉट का, लैंडर का था 50 वॉट आवर का, और रोवर जो है वो 40 घंटे तक पावर को स्टोर करके ऑपरेट कर सकता है। और इसी तरीके से यहाँ पे एक मोबिलिटी असेसमेंट का स्टेटमेंट हमने बस प्रिंट कराया है स्टेप में, और कुछ भी नया नहीं किया है हमने। अब बारी आती है विजुअलाइजेशन की, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है आपके इस प्रोजेक्ट का। सबसे पहले हम लोग जो विजुअलाइजेशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं मास की बजट का, मतलब लैंडर का मास, रोवर का और प्रोपल्शन का, राइट। तो हमने क्या किया, सबसे पहला जो विजुअलाइजेशन हम कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं। तो इंपोर्ट matplotlib.pyplot_splt हमने लिख लिया। अब ये मैं बनाना चाह रही हूँ एक पर्टिकुलर बार ग्राफ। तो यहाँ पे
लेबल्स क्या क्या हमें देने हैं, तो लैंडर मास, रोवर मास और प्रोपेलेंट मास। मासेस की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी। अब ये जो फिगर बनेगा उसका साइज क्या होगा, तो 8,6। क्या फिगर आप बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ बनाना चाहते हैं बार ग्राफ। इस बार ग्राफ में हम कलर्स दे देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 3 चीजें आएंगी, तो ब्लू कलर से जो मेरा आए वो आ जाए मेरा पहले लैंडर का मास है, उसके बाद पिंक कलर से रोवर का मास आ जाए, और फिर रेड कलर से जो है बार ग्राफ में मेरा वो प्रोपेलेंट का मास है। तो ये हमने ब्लू पिंक रेड ये डिफाइन कर दिया। एक्स एक्सिस में होना चाहिए मेरा यहाँ पे लिखा हुआ कंपोनेंट्स, और वाई एक्सिस में लिखा होना चाहिए कि वो कितना उसका वेट है, मास है, राइट। ये जो बार ग्राफ है इसका कुछ ना कुछ टाइटल भी तो होना चाहिए, वरना कैसे पता चलेगा कि ये क्या किस चीज का ग्राफ है। तो इसका टाइटल होना चाहिए मास बजट, नाम से हमने इसका टाइटल दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो चीजें हैं बीच में यहाँ पे क्या लिखा होगा, इसके लिए हमने यहाँ पे सेंटर में हमें लिखना है, बॉटम में लिखना है, ये हमने लगाया। इसके लिए वी डॉट इन न्यूमरेट पीएलटी डॉट शो हमने कर दिया इस ग्राफ को पाने के लिए। जैसे ही मैं इस कोड को यहाँ रन करती हूँ, तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारे पास ग्राफ बन के आ चुका है। पहला कलर हमारा जो था वो ब्लू कलर था, जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि देखो लैंडर का मास जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। ये आपको लिख के आ गया बीच में। रोवर का मास 26 किलो था, बहुत छोटा डेटा है इसलिए यहाँ ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा। और जो प्रोपेलेंट था वो काफी भारी था, उसका जो मास था दैट इज अबाउट 2,61,000 kg के अराउंड। तो ये है प्रोपेलेंट का मास। तो अब देखिए इतना सारा कैलकुलेशन जो हमने किया, केवल और केवल मैं ये टेबल देख रही हूँ, और टेबल को देख के मुझे समझ आ रहा है कि लैंडर के मास में और जो प्रोपेलेंट था उसके मास में जमीन आसमान का फर्क है। और जो लैंडर था वो तो भले ही हमारा 1800 किलो का लैंडर आज की डेट में मून पे आपका है, उससे रोवर जो निकला जो कि सतह पर मून की जो घूम रहा है उसका मास केवल और केवल 26 किलो है। तो ये पिक्चर देख के कोई एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि कैसे चीजें वर्कआउट की है। सो दैट इज अबाउट इट, कि पहला विजुअलाइजेशन हमने कंप्लीट किया मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करके। दूसरा ग्राफ हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, जो कि रहेगा, मास की बात तो हमने कर ली, अब जो हम बनाने वाले हैं दैट इज अबाउट द पावर का एनालिसिस। इसके लिए अब जो हम ग्राफ बनाने वाले हैं वो भी हम लोग यहाँ पे बार ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और दो चीजें दिखाएंगे इसमें, एक लैंडर का पावर एनालिसिस और एक रोवर का पावर एनालिसिस। तो हमें यहाँ पे लेबल दो देना है। पहला लेबल देना चाहती हूँ मैं पावर, रोवर पावर रिक्वायरमेंट रोवर के लिए, और दूसरा लैंडर का बैटरी कैपेसिटी के लिए। पावर वैल्यूज नाम से हमने यहाँ पे लिस्ट जो है ये क्रिएट कर ली है। फिगर बनाना चाहते हैं क्या, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ यहाँ पे एक प्लॉट करने जा रहे हैं, साइज होगा इसका 8,6। अब बार ग्राफ बनाना है इसलिए पीएलटी डॉट बार लिखा। ये जो लेबल्स बनाए हैं इस लेबल को यहाँ पास कर दिया। ये जो पावर वैल्यूज बनाई है ये पावर वैल्यूज को पास कर दिया। और कलर जो होना चाहिए ब्लू कलर होना चाहिए फॉर द रोवर के लिए, ब्लू कलर होना चाहिए। और ग्रीन कलर से हम लोग यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं, ग्रीन कलर से हम लोग यहाँ दिखाना चाहते हैं लैंडर के लिए। ये बार ग्राफ बनाना है पावर के लिए, राइट। तो यहाँ पे ब्लू ग्रीन कलर भी लिख दिया। साथ ही इसमें एक्स एक्सिस में मैं लिखना चाहती हूँ कि एक्स एक्सिस कंपोनेंट्स को दिखाएगी, और जो वाई एक्सिस है वो दिखाएगी पावर को, कि कितने वॉट आवर्स आपके लगे हैं। इस ग्राफ को बनाने के टाइटल जो देंगे वो पावर बजट नाम से देंगे, और बीच में जो हमारे लेबल्स है उसका पोजीशन होना चाहिए सेंटर और बॉटम। तो ये हमने पोजीशंस को लिख दिया। इसको हम लोग रन करते हैं। जैसे ही हमने रन किया तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पावर बजट वाला ग्राफ आ चुका है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि जो लैंडर है जो मून के स्पेस पे जाके लैंड हो चुका है उसका बैटरी कैपेसिटी कितना ज्यादा है, और जो रोवर का पावर रिक्वायरमेंट है क्योंकि छोटा डिवाइस है 26 किलो का, उसका है रिक्वायरमेंट 50 वॉट पर आवर्स का, और इसका है आपका यहाँ पे 2000 का। तो ये भी हमने यहाँ पे एनालिसिस के थ्रू बनाया, मैटप्लॉटलिब के थ्रू। अब यही चीज आप अगर बनाना चाहते हैं प्लॉटली लाइब्रेरी की मदद से, तो आप यहाँ पे प्लॉटली का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इंपोर्ट प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एस पीएक्स लिखा। इसमें दो लेबल्स बनाएंगे, एक मास लेबल्स मास वैल्यूज नाम से। ये दोनों चीजें हमें जो चाहिए है मास के लिए, तीन ही चीज चाहिए थी, एक तो लैंडर का मास, रोवर का, प्रोपेलेंट का, और वही वैल्यूज हमें यहाँ पे चाहिए थी। तो जो चीज अभी मैटप्लॉटलिब का यूज करके बनाए हैं वही चीज बना रहे हैं, अभी कुछ नया नहीं है, प्लॉटली का बस हम यूज कर रहे हैं। एक ही ग्राफ को हम दो अलग अलग लाइब्रेरीज की मदद से बना रहे हैं। तो प्लॉटली में जब हम लिखते हैं तो इसका एलियास होता है px, इसलिए मैंने लिखा px डॉट बार। x में हमने मास लेबल्स को पास कर दिया x एक्सिस में, y एक्सिस में मास वैल्यूज को पास कर दिया।
कलर्स हमने यहाँ सेट कर दिए, ट्रेसेस हमने यहाँ पे डाल दिए और इसको फिगर डॉट शो कर दिया। इसको रन अगर हम लोग यहाँ पे करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अब जैसे ही प्लॉटली लाइब्रेरी का मैं मदद से बनाती हूँ तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें मिलने लगती है। जैसे हम देख रहे हैं कि एक लेबल बन के खुल गया जहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोपेलेंट का जो मास है जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो आपका यहाँ पे है 2,61,000 kg के अराउंड। इसका मास जो है लैंडर का वो 1749 मतलब 1750 किलो के अराउंड है और रोवर का मास 26 किलो के अराउंड है। ठीक इसी तरीके से जो पावर बजट हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करके बनाया वैसे ही आप प्लॉटली का यूज करके भी बना सकते हैं। दो चीजें हमने बना ली, लेबल और वैल्यूज। बार ग्राफ बनाना है और प्लॉटली में बनाना है इसलिए लिखा px.bar। एक्स एक्सिस में पावर लेबल पास कर दिया, वाई एक्सिस में पावर वैल्यूज, कलर्स हमने यहाँ पे सेट कर दिए, ट्रेसेस बना दिए कि आउटसाइड कैसा टेक्स्ट दिखेगा और यहाँ पे लगा दिया फिगर डॉट शो। तो वही ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉटली की मदद से बनाया और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लैंडर की बैटरी कैपेसिटी है 200 वॉट आवर्स और यहाँ पे रोवर की जो बैटरी पावर रिक्वायरमेंट है वो है 50 वॉट आवर्स, राइट। तो ये ग्राफ हमारे पास बन के आ चुका है। अब यही चीज अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे ये जो चीजें हैं बार ग्राफ में नहीं देखनी, मुझे ये चीजें जो है ये देखनी है मुझे एक पाई चार्ट के थ्रू, तो पाई चार्ट में कैसे बनाएंगे इस बात का एनालिसिस हम इस चंद्रयान 3 के जो पावर और मास की चीजों है उसको हम लोग को दिखाना है अब किसमें, लाइब्रेरी का यूज करते हुए जो कि है आपका पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट में बनाना है तो ठीक है पाई चार्ट में बनाते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं प्लॉटली का यूज करके लाइब्रेरी का यहाँ पे, और पाई चार्ट बनाना है इसलिए हमने लिखा px.py, नेम्स में मास लेबल मास वैल्यूज पास कर दिया और यहाँ पे मास बजट को पास कर दिया इसका टाइटल होने के लिए, और इसको हम यहाँ पे शो जैसे ही करते हैं तो अब ये लाइब्रेरी की मदद से प्लॉटली की मदद से ग्राफ बन के आ चुका है और 99.3% जो मास सबसे ज्यादा था इस पूरे मिशन में चंद्रयान 3 के, जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी वो इस प्रोपेलेंट के मास को मैनेज करना था कि 2,61,000 kg के अराउंड ये मास है जो कि टोटल 99.3% मास है आपका। और रही बात लैंडर और रोवर के मास की, तो लैंडर का मास था आपका 0.64% और जो रोवर का मास था जो बहुत 26 किलो का था छोटा सा, उसका जो मास परसेंटेज था मास में उसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन था 0.0986%। तो ये ग्राफ में ये पिक्चर्स जैसे ही कोई भी देखेगा तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि प्रोपेलेंट इतना ज्यादा हैवी था और इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा इस पूरे के पूरे मिशन चंद्रयान 3 के प्रोसेस को सक्सीड कराने के लिए। तो ये बना लिया हमने मास बजट पाई ग्राफ के थ्रू। अब पावर बजट जो हमने बार ग्राफ में यहाँ बनाया था, पावर बजट ये बार ग्राफ में दिखाया था, इसी चीज को अब बनाना चाहते हैं पाई चार्ट में। इसके लिए कोड लिखते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो कोड लिखा है इसमें लिखा है पाई ग्राफ बनाना है, तो px.py का यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ। पावर लेबल पावर वैल्यूज पास कर दिया, इस टाइटल का नाम होना चाहिए पावर बजट, और इसको एक बार हम लोग यहाँ पे जैसे ही रन करेंगे हियर वी कैन सी कि बैटरी का जो कैपेसिटी है, लैंडर जो बहुत मुख्य पार्ट था कि लैंडर का सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, चंद्रयान 2 इसलिए फेल हुआ था कि लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं हुई थी, तो यहाँ पे लैंडर का जो पावर था कंजम्पशन वो हम देख सकते हैं 97.6% जो था मैनेज कर पाना लैंडर को इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके लिए जो पावर खर्च हो रहे हैं वो है कंट्रीब्यूशन 97.6% का, और रोवर को अगर देखा जाए तो वो है 2.44% का यहाँ पे कंट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ पावर। सो दैट इज अबाउट कि कैसे हम लोग यहाँ पे पाई ग्राफ के थ्रू बार ग्राफ के थ्रू इन चीजों को एनालाइज करके एज अ डेटा एनालिस्ट बता पा रहे हैं। अब ये तो प्लॉटली लाइब्रेरी से बना लिया, एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि मैटप्लॉटलिब से बनाना होता तो क्या लिखते हैं। मैटप्लॉटलिब से अगर आपको ये ग्राफ बनाना होता, यहाँ ये जो लाइब्रेरी यूज करते हैं दैट इज मैटप्लॉटलिब, राइट। सो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से अगर इस पाई ग्राफ को बनाना होता तो हम यहाँ लिखते plt.figure 2020 में लेट्स से बड़ा फिगर बनाना चाह रही हूँ इसलिए मैंने 2020, लिखा। मास वैल्यूज मास लेबल्स पास कर दिए, टाइटल हमने रख दिया इसका मास बजट, और यहाँ पे हमने एक्सेस रख दिया इक्वल चाहिए हमें, और इसको plt.show कर दिया। तो अब ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं बड़ा सा जो हमने यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये ग्राफ हमने बनाया है पाई चार्ट जो बनाया है ये हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की मदद से बनाया है।
तो मैंने आपको यहाँ पे ना दो चीजें बताई है, सेम ग्राफ चाहे वो बार हो चाहे वो पाई ग्राफ हो, दोनों लाइब्रेरी से बनाना मैंने आपको आज के इस क्लास में सिखाया है। पहला है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की मदद से और दूसरा है प्लॉटली लाइब्रेरी की मदद से। तो प्लॉटली लाइब्रेरी की मदद से मास का बजट तो बता दिया। अब चलो एक काम करते हैं, जो पावर का बजट है उसको भी एक बार मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके बनाते हैं। इस फिगर का साइज में रखना चाहती हूँ 8,8। अब ये पावर के लिए बन रहा है तो हमने यहाँ पे लिखा पावर वैल्यूज और लेबल्स में पास कर दिया पावर लेबल्स। साथ ही हमने यहाँ पे इसका टाइटल रखा पावर बजट। स्टार्ट का जो एंगल है वो 140 हमने यहाँ पे रखा है और ऑटो पीसीटी को 1.1 में यहाँ पे सेट किया हुआ है। एक्सेस हमने रखी इक्वल और ग्राफ हमें शो भी करवाना है इसलिए लिखा है हमने plt.show। इसको रन करते हैं और इसको हमने यहाँ पे जैसे ही रन किया तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब जो पावर रिक्वायरमेंट है ये भी हमें दिखा रहा है बाय यूजिंग दिस बार ग्राफ। तो 97.6% जो है यहाँ पे दैट इज द लैंडर का पावर कैपेसिटी और 2.4% जो है वो है यहाँ पे रोवर का पावर कैपेसिटी। सो दैट इज अबाउट दिस ग्राफ, राइट। तो एक बार शुरुआत से देखते हैं, जो चीजों को हमने समझने की कोशिश की है फटाफट से इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले हमारे पास था यहाँ पे इसरो की वेबसाइट से रिलेटेड हमारे पास था इस चंद्रयान मिशन 3 का हमारे पास था डेटा। इस डेटा को सबसे पहले हम यहाँ पे लेके आए। डेटा को सेकंड स्टेप था क्लीन करना, हमने क्लीन किया। 3 तरीके से इस डेटा फ्रेम को हमने बनाया। पहला प्रोपेलेंट के लिए बनाया जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दूसरा बनाया हमने लैंडर के लिए, तीसरा बनाया हमने रोवर के लिए, राइट। तो लैंडर रोवर के लिए हमने इन चीजों को यहाँ पे बनाया सारे ही। इसके बाद दूसरा स्टेप था कि कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन जो लाइब्रेरी होती है ये होती क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैसे नंबर्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक तीसरा कॉलम बनाना था न्यूमेरिकल वैल्यू नाम से, ये हम बना पाए। इसके बाद हमने यहाँ से चालू किया अपना एनालिसिस वाला पार्ट, जहां पे 2 लाइब्रेरीज की मदद से हमने 2 तरीके के ग्राफ बनाए। एक था आपका मास दिखाना था, दूसरे में आपको पावर दिखाना था। इन दोनों चीजों के लिए हमने दोनों ग्राफ बनाए, बार ग्राफ भी बनाया और पाई चार्ट भी बनाया। और पावर के लिए भी हमने बार ग्राफ भी बनाया और साथ में पाई चार्ट भी बनाया। और इन दोनों को बनाने के लिए 2 लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया। पहली थी आपकी मैटप्लॉटलिब और दूसरी थी लाइब्रेरी आपकी प्लॉटली। तो ये जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया ये प्लॉटली की मदद से, पहले हमने प्रोपेलेंट का मास लैंडर रोवर का मास का कंपैरिजन करते हुए यहाँ पे बार ग्राफ बनाया। ठीक वैसे ही ग्राफ पावर के लिए हमने यहाँ पे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करते हुए बनाया। इसके बाद सेम चीज को हमने यहाँ पे प्लॉटली लाइब्रेरी की मदद से हमने यहाँ पे बनाया बार ग्राफ और फिर हमने यहाँ पे पावर के लिए प्लॉटली लाइब्रेरी की मदद से बनाया बार ग्राफ। इतना ही में हम नहीं रुके और आगे बढ़े हम, और आगे बढ़ने के बाद हमने यहाँ पे मास का बजट जो था इसको बनाया एक पाई चार्ट के थ्रू बाय यूजिंग प्लॉटली लाइब्रेरी। फिर हमने बनाया यहाँ पे पावर का बजट बाय यूजिंग प्लॉटली लाइब्रेरी और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे बनाया मैटप्लॉटलिब का यूज करके मास और पावर के बजट के एनालिसिस को। तो ये था चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट, जहां पे एक एक कंपोनेंट का यहाँ पे जो लैंडर है, रोवर है, कितना मास लगा, पावर कंजम्पशन कितना हुआ, उसके थ्रू हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। इस प्रोजेक्ट को बनाइएगा जरूर, और जब हम लोग इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो डेटा सेट कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस बात को मैंने आपको समझाया। और रेगेक्स वेबसाइट कैसे यूज करना है ये बात भी मैंने आपको बताई। तो चंद्रयान 3 का ये जो प्रोजेक्ट है, सबने सुना होगा चंद्रयान 3 के बारे में, खास तौर पे इंडिया के लोगों में सब जानते हैं, एक हिस्टोरिक मिशन था, इसरो की बहुत बड़ी सफलता। इंडिया पहला देश जो कि सदर्न पोल पे जो है बेसिकली जा चुका है, ये हमने कवर किया। लेकिन क्या हम सिर्फ इसको न्यूज तक देखते, वहां तक सीमित रह जाते, तो क्या हम एक बेहतर डेटा एनालिस्ट कहलाते? लेकिन नहीं, इन डेटा को उठा के इस पे और कितना हम R&D कर सकते हैं और कितना अच्छा हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, हमने ये कोशिश की आज के इस प्रोजेक्ट में। तो ये प्रोजेक्ट जो है आपका चंद्रयान से रिलेटेड आपके रिज्यूमे में 4 चांद भी लगा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही एग्जॉटिक प्रोजेक्ट है और बहुत नया प्रोजेक्ट है आप लोगों के लिए। प्रोजेक्ट जरूर बनाइए। प्रोजेक्ट बनाते बनाते जो डेटा सेट वाली आपको बात आती है, और साथ ही साथ ये बता दूं आपको, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जुपिटर नोटबुक पे जितना भी कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पूरा का पूरा कोड
नोट्स पे बहुत ही अच्छे से आपके लिए अवेलेबल है। पूरा का पूरा एक एक चीज मैंने कोड में टाइप करके आपको नोट्स दिया हुआ है। डेटा सेट नोट्स दोनों अवेलेबल है। दोनों के लिए आपको बस इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स का मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है, फ्री डेटा एनालिस्ट कोर्स में जाना है, फ्री में एनरोल करना है। माय कोर्स का सेक्शन मिलेगा। जैसे ही माय कोर्स में आप लोग जाएंगे, ये सारा स्क्रीनशॉट आप देखेंगे और ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको अपने आप ही यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसके बाद माय कोर्स में आपको मिल जाएगा मिशन मून का पूरा डेटा सेट, और इसमें आपके 3 पार्ट हैं। आपका जो पार्ट नंबर 1 है, जो आप लोगों को निशांत भैया ने बताया कि कैसे वहां पे हम लोग मिशन मून का लैंडिंग जो है उसका पावर बीआई का प्रोजेक्ट हमने कराया, तो पार्ट 1 में मिलेगा आपको जो डेटा सेट और थीम, वो मिलेगा पावर बीआई से रिलेटेड। और जो पार्ट 2 में मिलेगा, जो अभी मैंने आज की क्लास में आपको सिखाया कि पाइथन का यूज करके कैसे एनालिटिक्स का यहाँ पे यूज करना है, ये आपका है पर्टिकुलरली पार्ट नंबर 2 चंद्रयान 3 के डेटा सेट को लेके, जिसका डेटा सेट आपको यहाँ पे इस ड्राइव के लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे मिल जाएगा। और ये पूरा का पूरा पाइथन का जुपिटर नोटबुक का ये पूरा का पूरा कोड, एक एक लाइन का कोड, जो पूरा नोट्स है, ये भी मैंने आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल यहाँ पे करवा के रखा हुआ है। तो नोट्स और साथ में डेटा सेट सब कुछ अवेलेबल है। बस आपको अपना लैपटॉप ओपन करना है, वीडियो देखना है, समझना है, डेटा सेट लेना है, और फिर क्या, और फिर जुड़ जाना है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ताकि इस रिज्यूमे में भी इसको आप अच्छी तरीके से शोकेस कर पाए, समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए। अब बहुत सारे लोगों का हम तक जो सवाल आता है, बहुत सारे आप लोगों के YouTube में अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, इम्प्रोवाइजेशन के लिए अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं, तो हमें पता चलता है कि और क्या चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करनी है और कैसे अच्छा आपको कंटेंट देना है। तो चंद्रयान 3 जो हमने देखा है, उसको केवल और केवल देखा नहीं है, उसको प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया भी है, और एक डेटा एनालिस्ट बनने की कगार पे हम हैं अभी। तो ये प्रोजेक्ट खास तौर पे आपके लिए था। साथ ही साथ प्रोजेक्ट कैसा लगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों जरूर देखिएगा। पार्ट 1 और 2 खास तौर पे डेटा एनालिस्ट के लिए, और साथ ही एडवांस वर्जन मैटलैब भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो और एक्साइटिंग रहेगा आपका पार्ट नंबर 3, तो वो भी आप जरूर देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 के प्रोजेक्ट्स पार्ट 3 देखिएगा और बताइएगा ये जो हमने आपके लिए महा प्रोजेक्ट लेके आया था, चंद्रयान महाअभियान, और ये महा प्रोजेक्ट जो कि 3 पार्ट्स में आपको फुल फ्लेज मिला है, ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। अगर आपने पाइथन का यूज करके पार्ट 2 बनाया है तो भी मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा रहा आपका प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट्स बनाते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्लेसमेंट के लिए। साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बता देती हूँ। डेटा सेट का मैं बता चुकी हूँ। डेटा सेट में फिर भी प्रॉब्लम आए तो ये नंबर है, स्क्रीन पर भी देख रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी है, 7880113112। इस व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ऐप को लेके, डेटा सेट को लेके या नोट्स को लेके। तो अब ये जो जर्नी है ना डेटा एनालिस्ट बनने तक की, जॉब तक पहुंचने तक की, मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन आमतौर पर जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा इस चंद्रयान 3 मिशन पे, जो जिससे मैं भी खुद इंस्पायर होती हूँ, दैट इज दिस फोटो, राइट। तो हमारे लिए भी ये जो जर्नी है चैलेंजिंग है एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बनने की, लेकिन जहां पे भी थोड़ा सा लो फील होता है तो हम लोगों को ये फोटो नहीं भूलनी चाहिए। जब चंद्रयान 3 की बात हो रही है तो मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रही हूँ उसको आपके साथ शेयर करने से। ये थी चंद्रयान 2 की फोटो, जहां पे जो हमारे रिनाउंड साइंटिस्ट हैं इसरो के, उनकी कुछ ये फोटो सामने आई थी जो निराशा भरी थी कि हम कहीं ना कहीं स्टक हो गए, फेल हो गए। फेल तो मैं नहीं कहूंगी, ये एक तैयारी थी पहुंचने तक की, हम रिजेक्ट हो गए। तो ऐसा आमतौर पे हमारे साथ भी होता है, डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो नहीं बन रहे हैं, तो हमारा भी कुछ ऐसे ही सीन होता है जहां पे रिजेक्शन हम लोग फेस करते हैं और ऐसे ही निराशा होती है। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि अपना टाइम आएगा वाली जो बात होती है वो सच होती है। और जस्ट 4 साल के बाद 2019 के बाद 2023 में उस प्रोजेक्ट को चंद्रयान 3 को कंप्लीट किया है, जो इतना ज्यादा चैलेंजिंग था और इतने कम बजट में। तो जहां पे एक और निराशा है वहां पे एक और सक्सेस भी है। बस रुकना नहीं है, क्विट नहीं करना है, तो आराम से बहुत ही पेशेंस के साथ, मजे के साथ उस प्रोजेक्ट को बनाइए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा प्रोजेक्ट, ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिले और आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हम लेके आते हैं। चाहे मैं हूँ, निशांत भैया हूँ या आपके आशीष सर हूँ, ऐसे बेस्ट प्रोजेक्ट्स आपके लिए आते रहेंगे। तो अच्छे से प्रोजेक्ट बनाइए एंड आई एम विलिंग टू नो योर कमेंट्स। कमेंट पार्ट सबके लिए ओपन है यूट्यूब पे, तो जरूर बताइएगा। प्रोजेक्ट में कुछ भी परेशानी आए, कुछ डाउट्स भी अगर आपको आते हैं तो यूट्यूब पे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम इस डाउट को अच्छे तरीके से आपको केटर कर पाए।
तो कंप्लीट करिए प्रोजेक्ट और बहुत ही अच्छे से इस प्रोजेक्ट को जरूर बनाइएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन अनदर एक्साइटिंग जर्नी ऑफ दिस डेटा एनालिस्ट विद अनदर एक्साइटिंग टॉपिक फॉर द लर्निंग। तब तक बहुत अच्छे से कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग and make your journey like a thrilling like a Chandrayaan 3. So thank you so much everyone.